नमस्कार, मैं उमेश बागरेचा। पद्मेश न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम ज़िले में जो कोरोना का रूप सामने आया है उसके संबंध में ज़िले के जिलाधीश और कलेक्टर दीपक आर्य जी से इस बीच में हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि ज़िले में जो कोरोना को लेकर शासन प्रशासन की व्यवस्था है, ज़िला प्रशासन की व्यवस्था है, वो किस स्तर पर है और कोरोना को लेकर प्रशासन कहाँ तक अपनी जो समस्या है, उसकी प्रशासन की भी अपनी समस्या है, हम उन समस्याओं को भी जानेंगे। और साथ ही जो जनता के बीच में एक शासन का जो एक होता है गाइडलाइन होती है, उसके संबंध में भी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आप दीपक आर्य साहब, आपका स्वागत करता हूं कि आप पद्मेश 24/7 में आए। मैं ये चाहता हूं कि बालाघाट ज़िले में जो कोरोना अभी चल रहा है और उसको लेकर जो तैयारियां जिला प्रशासन की चल रही है, तो वो क्या सफिशिएंट है या अभी और तैयारियों की और आवश्यकता है? साथ ही अभी जो तैयारियां चल रही है उसमें आप जनता के सामने जो तैयारियां हैं उसके संबंध में आप बताएंगे। सबसे पहले नमस्कार सभी जो कि देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। तैयारियों के संबंध में यदि देखा जाए तो ये कहना उचित नहीं होगा कि तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं जो होती हैं सामान्य तौर पर सामान्य से थोड़ा सा आगे सामान्य व्यवस्था के से थोड़ी सी ज़्यादा तैयारियां हमेशा होती हैं। लेकिन इतनी जब ये महामारी इतने प्रचंड स्वरूप में आई और इतना तेज़ी से आई, उसके अनुरूप ये बिल्कुल सही बात है कि तैयारियां जिले में नहीं थी। किसी भी चीज़ को यदि हम लोग देखें कि आईसीयू बेड्स को यदि हम लोग देखें तो आईसीयू बेड पिछले कुछ माह पहले हम लोगों ने आईसीयू का निर्माण जिले में किया था, जिला अस्पताल में किया था, जिसमें कि मात्र 15 बिस्तर हैं। ऑक्सीजन की बात यदि हम लोग करें तो ऑक्सीजन सप्लाई का में यदि देखेंगे तो इससे पहले ज़रूरत जो पड़ती थी, मुश्किल से ज़िले में 10 से 15 लोग भी मरीज भी ऐसे नहीं होते थे जिनको कि हमको ऑक्सीजन देने की आवश्यकता होती थी। देखने में यह है कि जैसे ही बीमारी ने अपना स्वरूप बढ़ाया, विकराल रूप जैसे ही इसने धारण किया, उसके बाद लोग मतलब काफ़ी डिटेरियोरेट हुए, काफ़ी लंग्स इन्फेक्टेड लोगों के हुए और उस कारण से ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़िले में हुई और बहुत तेज़ी से। जहाँ हम लोग ज़िले का हमारा कंजप्शन मुश्किल से अगर एसएनसीयू को हम लोग मिला लें तो 20 सिलेंडर्स के भी नहीं था, जो कि आज ज़िले में 400 से 500 सिलेंडर प्रतिदिन का खपत हो रहा है। तो ये तैयारियों को करने में थोड़ा सा समय जिला प्रशासन को लगा और प्राइवेट सेक्टर ने भी अपनी तैयारियां की। जिला अस्पताल में यहाँ पर 50 सिलेंडर एक समय हुआ करते थे, कुछ ही दिनों में लगभग 300 सिलेंडर जिला चिकित्सालय में अभी प्रोक्योर किए गए हैं या फिर कहीं से लिया गया है या व्यवस्था उनकी की गई है। जिला चिकित्सालय में जितने मरीज हैं उनके लिए लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की भी समस्या थी। सप्लाई की व्यवस्था भी हम लोगों ने रेगुलर कर दी है और छिंदवाड़ा से, जबलपुर से, अन्य राज्यों से, नागपुर से, भिलाई से भी समय समय पर ऑक्सीजन हमको प्राप्त होती रहती है और किसी भी तरीके से हम लोग उसको मैनेज कर रहे हैं। दूसरा बात रहा बिस्तरों का। तो बिस्तर में जो लोग आ रहे हैं तो बिस्तर बढ़ाना बड़ी बात नहीं है। बिस्तर मतलब ऑक्सीजन वाले बिस्तर बढ़ाने हैं अभी। तो जिला अस्पताल में IPP 6 में और जो कंसंट्रेटर वाला जो सिस्टम मुन्ना स्टेडियम में बना है, इन सब में कुल मिलाकर के लगभग 217 पलंग अभी हमारे पास हैं। एक 200 पलंग का सेंटर और स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा पेरी में सभी जगह, लांजी में अपना प्रारंभ हो गया, वारासिवनी भी सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। 30 बिस्तर वारासिवनी में हैं और वारासिवनी में कोविड केयर सेंटर और तैयार हो रहा है। छोटे छोटे सेंटर्स बैयर में और दूसरी भी अभी मलाजखंड SCL से बात हुआ है, वो लोग अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा कर 50 बेड का तैयारी वो भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा लक्ष्य है कि अगले 7 से 10 दिन में हम लोग लगभग 500 से 600 पलंग लगभग सरकारी सिस्टम में और लगभग 200 ऑक्सीजन सहित पलंगों की व्यवस्था हमारे प्राइवेट सेक्टर से हो जाए। जब ये व्यवस्था होगी तब जाकर के नंबर मैनेजेबल हो पाएगा। सर, बालाघाट में जो आपके सरकारी क्षेत्र में ऑक्सीजन वाले कितने बेड हैं टोटल? बालाघाट जिले में शहर में ऑक्सीजन के जो बेड है हमारे पास 217 पलंग हैं। 217 में यह है कि देखिए, कुछ हमारे ऑक्सीजन पर डायरेक्ट ऑक्सीजन लाइन पे हैं, कुछ हमारे कॉन्सेंट्रेटर पे हैं, लगभग 70 हमारे कॉन्सेंट्रेटर हैं
और उसके अलावा कुछ लोग हम लोग डायरेक्टली ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, जो कि सिलेंडर से किलोमीटर लगा के डायरेक्टली उनको दिया जाता है। इस प्रकार से लगभग 217 लोगों को कैटर जिला मुख्यालय पर किया जाता है। ये जो ऑक्सीजन के बेड हैं जितने हैं 217 आप बता रहे हैं, ये पूरे भरे हुए हैं, इसमें कुछ खाली रह गए? ये सारे और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अभी शुरुआत हुई है कोरोना हॉस्पिटल्स बनाने की, उसमें कहाँ कहाँ अभी तक की सुविधाएं प्राप्त? आरोग्य अस्पताल में लगभग 30 पलंग है, 10 बेड का आईसीयू और 20 पलंग उनके ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। गणपति हॉस्पिटल में 10 बेड का ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स उनके पास हैं। उसके अलावा निदान हॉस्पिटल ने अभी शुरू किया है 10 बेड का केयर सेंटर, और कल से ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वालों ने भी अपना स्टार्ट किया है। प्रारंभिक तौर पर उन्होंने 20 पलंग से स्टार्ट किया है, धीमे धीमे उनका एक्सपांसन का प्लान है, जो कि 50 बिस्तर से 50 बिस्तर तक ले जाएंगे। समाधान वालों का भी 30 बिस्तर का अखबारों में आ रहा है कि समाधान वाले भी 30 बेड का हॉस्पिटल। समाधान वाले स्टार्ट करना अभी तक उनका प्रारंभ नहीं हुआ। बालाघाट हॉस्पिटल जो जिसको कि बजाज ने भी ऑक्यूपाई किया है, तो उसमें भी ये सुना जा रहा है कि बजाज हॉस्पिटल भी जो अब तक ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है, ना ही कोई अनुमति के लिए किसी ने अभी तक ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ है। यदि जो भी इंटरेस्टेड होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल और जो अपने स्तर पर ऑक्सीजन का व्यवस्था करने में सक्षम होंगे, उन सभी को इलाज की अनुमति दी जाएगी। निजी अस्पताल जो ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं वो आप व्यवस्था करा रहे हैं कि वो खुद अपने से? नहीं, निजी अस्पताल में हम लोगों ने ये प्लान किया कि सभी ऑक्सीजन की पूलिंग कर लिया जाए, जिससे कि सभी को ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। कई बार ये होता है कि जब हमारे पास कमी आती है तो निजी अस्पतालों से हम लोगों को सहयोग मिल जाता है, और कई बार जब निजी अस्पतालों में कुछ कमी आती है तो हम लोग सहयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये टीम वर्क है, जो कि जिले के समस्त मरीजों को सेवा हम लोग दे पाएँ, ये सभी का मिला जुला प्रयास है। अभी ऑक्सीजन की व्यवस्था आप कहाँ से कर रहे हैं सर? जैसा मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन के लिए हम लोग जेएनएम इंडस्ट्री जबलपुर से, छिंदवाड़ा से, भिलाई से और नागपुर से, इन 4 जगहों से सामान्य तौर पर ऑक्सीजन जिले को प्राप्त होती है। सर, आज समाचार पत्रों में एक लिस्ट छपी है प्रदेश शासन की, जिसमें उन्होंने जिला स्तर पे ऑक्सीजन देने की व्यवस्था की है। उसमें कटनी, डिंडोरी और मतलब बहुत से जिले, 10-12 जिले, उसमें बालाघाट का नाम नहीं है। नहीं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है नहीं, ये पहले बालाघाट जिले का पहले सैंक्शन हो रखा है, हो गया है। नहीं, मैं ऑक्सीजन प्लांट की बात नहीं कर रहा सर, मतलब वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, मतलब जो वहाँ मिल रही है ऑक्सीजन, वो पूरा पेपर्स में शायद नहीं छप पाया होगा, लेकिन वो पूरा एक डिटेल प्लान है जिसमें हर जिले की व्यवस्था की गई है। बालाघाट जिले को छिंदवाड़ा और जबलपुर से जोड़ा गया है। दूसरा सर, गोंदिया में जैसे कि ऑक्सीजन के टैंकर आ रहे हैं, और भिलाई स्टील प्लांट तो काफ़ी सेल वाले काफ़ी ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, तो बालाघाट जिले में वहाँ से व्यवस्था नहीं हो सकती? हाँ, देखिए, गोंदिया में चूँकि पेशेंट लोड बहुत है, और ये उनका एक इंडस्ट्री का प्लांट है जिसको कि अब वो मेडिकल ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आवश्यकता होती है तो जैसे कभी क्राइसिस होता है तो गोंदिया सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन गोंदिया से लगातार चर्चा के बाद भी रेगुलर सप्लाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनकी खुद की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो जैसे बालाघाट में ऑक्सीजन का जैसे हर जगह हर जिलों में हल्ला है, प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे हल्ला है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा मरीजों को, तो बालाघाट में क्या अभी जितने मरीज हैं उनको प्राप्त? हाँ, देखिए, बालाघाट जिले में जितने ही मरीज हैं उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, और ईश्वर की कृपा से अभी तक सदैव उनको ऑक्सीजन प्राप्त हुई है। सरदार पटेल जो चालू हो रहा है आज से या कल से हो रहा है, उसके बारे में अभी सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ चल रहा है कि पहले कहा गया था कि वो मतलब सरकार की ओर से, मतलब आपके तरफ से वो फ्री सर्विस देंगे, और सरदार जब पिछली बार कोविड प्रारंभ हुआ था, तो पिछली बार जब हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो सरदार पटेल के जो डायरेक्टर थे उन्होंने अपनी तरफ से ऑफर किया था कि यहाँ पे कोविड केयर सेंटर यदि आवश्यकता पड़ती है तो बना लिया जाए। उन्होंने दिया था, और उसको हम लोगों ने अपने पास 3 महीने तक रखा। 3 महीने में जब पेशेंट लोड कम हुआ, और उसके जैसे हम लोगों ने IPP से शिफ्ट किया, तो उसके बाद से वो फ्री है, और शायद उन्होंने जो भी योजना बना करके अभी अपना खुद का प्रारंभ किया है। सरकारी तौर पर कोई भी हस्तक्षेप उसमें नहीं है, वह पूर्णतः प्राइवेट संस्था है। ये सर, ऑक्सीजन वाला मैं एक बोल रहा था कि जैसे अभी जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो सीरियस मरीज होते हैं, जिनका मतलब लंग्स इन्फेक्शन बढ़ जाता है, वैसे मरीजों को वो मतलब वो नहीं करते, उनको लेते नहीं हैं। वो ऐसे मरीज लेते हैं जिनको मतलब कम इन्फेक्शन होता है, जो घर पे भी रह कर ठीक हो सकते हैं, किंतु चूँकि अब वो पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो सीधे हॉस्पिटल में चले जाते हैं। मगर जो गंभीर किस्म के मरीज रहते हैं
उनको वो लेने से परहेज करते हैं। तो इसमें क्या कुछ आप प्रशासन कुछ नहीं पहल कर सकता? ये ऐसी सूचना मुझे प्राप्त नहीं है। यदि ऐसा है तो चर्चा की जाएगी उनसे, और यदि उन द्वारा मना किया जाए तो कार्रवाई भी उनके ऊपर की जाएगी। वैसे मुझे 1-2 केस में ऐसा सुनने में आया कि मरीज बहुत ही गंभीर था और उनका वेंटिलेशन की उसमें आवश्यकता थी। जब वेंटिलेटर उनके पास नहीं तो उन्होंने यही कह के मना किया कि हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, इस कारण से मरीज को प्रॉपर इलाज दिया जाना संभव नहीं है। इसी आधार पर रेफर उन्होंने किया था। ये ऐसी सूचना मुझे प्राप्त है। इसमें एक दिक्कत और आती है सर कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो सीरियस मरीज है उनका इलाज इसलिए भी नहीं हो पाता कि उनके पास RT-PCR की रिपोर्ट नहीं होती। तो उनको हॉस्पिटल्स एंजॉय नहीं करते ना, उनको लेते ना जो प्रारंभिक चिकित्सा होती है, जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, दवाइयाँ रहती है वो। देखिए, अभी शुरुआत में ये जरूर था, लेकिन बाद में सबको ये सचेत कर दिया गया और सबको ये बता दिया गया है कि यदि लंग्स इन्फेक्शन दिख रहा है और लक्षण दिख रहे हैं तो भले ही टेस्ट ना हो तो उसको RT करा करके या जैसे भी है उसको कोविड मानना है और कोविड का इलाज प्रारंभ करना है। सर आज जैसे रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन का जो चल रहा है, तो हॉस्पिटल्स में भी आ रहे होंगे ये इंजेक्शंस, मतलब हॉस्पिटल में भी लगाने की व्यवस्था होगी? हाँ, रेमडेसिविर का जो अलॉटमेंट होता है 2 तरीके से होता है। एक जिला अस्पतालों किया जाता है और दूसरा जो रेमडेसिविर का होता है वो प्राइवेट सेक्टर में भी मेडिकल्स के थ्रू आते हैं रिटेल में। हम लोगों ने प्लान ये बनाया है कि एक तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जिसको भी रेमडेसिविर लिखें उसका एक पूरा प्रॉपर डेटाबेस होता है, वो हम लोग कलेक्ट करते हैं कि उसका CT स्कोर क्या था, SpO2 लेवल क्या था, इस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। और उसके उपरांत ये सुनिश्चित किया जाता है कि पहले जिनका जो कंटिन्यूस डोज है, मतलब रेमडेसिविर का 6 डोज लगना है, जिसको 2 डोज लग गया उसका कोर्स कंप्लीट हो जाए। जब ये हमारे पास व्यवस्था हो जाती है कि हम लोग पूरे जिले में प्राइवेट में और सरकारी में जब कंटिन्यूटी डोजेस को पूरा कर देते हैं, उसके बाद वो फिर अन्य लोगों को दिए जाते हैं। मेरे पास जो जानकारी हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ आपको, मगर हॉस्पिटल में किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लग रहा है। कौन से अस्पताल में? आपके शासकीय अस्पताल में। ये आप रिकॉर्ड को देख सकते हैं आकर के। मैं आपको जैसा मैंने बताया कि जितने हमको प्राप्त होते हैं, हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम लोग जो कंटिन्यूटी वाले हैं उनको पूर्ण करें। तो क्योंकि इसको किसी को 4 डोज लगा दिया, 2 डोज नहीं दिया तो वो उसके लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए 6 डोज कंप्लीट करना प्राथमिकता होती है। जब ये पूरे हो जाते हैं उसके बाद नए डोज प्रारंभ किए जाते हैं। ये जो टेस्टिंग है RT-PCR या वो कौन सी एंटीजन बोलते हैं, रैपिड टेस्ट, तो बालाघाट में सिर्फ सरकारी में हो रही है RT-PCR या सरकारी में हो रही है, नहीं हो रही है अभी? बालाघाट में लगभग 250 केस प्रतिदिन होते हैं सरकारी में, और हम लोग उसे ज़्यादा भी करने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो मनीषा मिश्रा लैब है गोंदिया की, उनको भी परमिशन दी हुई है, और RT के लिए अलग से 2-3 लैब को परमिशन दी हुई है। तो प्राइवेट में और सरकारी में दोनों ही टेस्ट हो रहे हैं। और तहसील स्तर पर अभी वारासिवनी में प्रारंभ हो गया और लांजी में प्रारंभ हो गया है। अपना बैयर क्षेत्र जो परसवाड़ा बैयर महाराजखंड क्षेत्र है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है, वहाँ कोविड मतलब वहाँ सरकारी स्तर पर हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, और यदि कोई लैब इंटरेस्टेड हो जो कि सभी शर्तों को पूरा कर रही है तो हम लोग उसे अनुमति देने में हमें कोई समस्या नहीं, हम लोग उसे शीघ्र अनुमति देंगे। CT स्कैन जो शहर में हो रहे हैं जिन प्राइवेट में, उसमें जो मरीजों से पैसा लिया जाता है 3000 रुपया, उसकी एक तो कोई रसीद नहीं देते, जबकि रसीद मिलना चाहिए, क्योंकि वो कोई नंबर 1 में पैसा दे रहा है आदमी, तो नंबर 1 में रसीद मिलना चाहिए। और दूसरा ये कि जो वो लिख के दे रहे हैं, वो जो कस्टमर की जो मेडिकल स्टोर्स का जो पर्चा होता है जिसमें डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, उस पर्ची पे कंपाउंडर लिख देता है कि 3000 रुपये प्राप्त हुआ। मतलब केमिस्ट का, दुकानदार का जो प्रिस्क्रिप्शन पैड होता है उस पर 3000 रुपये प्राप्त करके लिख देता है, उसको कोई रसीद नहीं दी जाती। दूसरा ये है कि जो इसकी जो वो देते हैं रिपोर्ट, वो सिर्फ मतलब यानी जो निकलता है कॉपी टाइपिंग वाली वो देते हैं, वो फिल्म जो देना चाहिए निगेटिव फिल्म वो नहीं दे रहे हैं वो, जबकि वो अति आवश्यक है। क्योंकि जब वो व्यक्ति जाता है कंसल्टेंट के पास अपने, तो वो मांग करता है कि फिल्म कहाँ है करके। उसमें क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन रहता है, तो वो फिल्म देख के अपना कंफ्यूजन को क्लियर करता है डॉक्टर। बिल्कुल, आपने ये बताया, मैं इसको बिल्कुल इसकी दिखाऊंगा इसको, कि अभी तक मुझे ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कहीं से भी। इसी तरह मैं जो आपके हॉस्पिटल में कई बार ये होता है कि गर्भवती महिलाएं आती है, तो कोरोना के कारण कोई डॉक्टर उसको देखता नहीं है।
ये बात है कि जो महिलाएं आई हैं उनके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। बीच में कुछ दिन ये समस्या थी क्योंकि चिकित्सक थोड़े कम थे, अभी और उनको जबलपुर रेफ़र किया जा रहा था। अभी जो भी पॉजिटिव पेशेंट हैं और यदि वो मेडिकली क्लिनिकली ठीक पाई जाती हैं तो उनकी डिलीवरी यहीं करवाई जाएगी। यदि सीजरिन की आवश्यकता हो सीजरिन भी यहीं करवाया जाएगा। ये आयुष्मान योजना जो शासन की है उसमें जैसे भी कोरोना के मरीज बहुत आयत में आ रहे हैं, तो यदि गरीब वर्ग को जो इसके अंतर्गत आते हैं उनको यदि इस योजना का लाभ मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। मगर बालाघाट में आयुष्मान योजना के अंतर्गत जितने हॉस्पिटल्स हैं रजिस्टर्ड, वहाँ कोरोना का इलाज होता नहीं है, तो ऐसे मरीजों को ये इस योजना का लाभ मिलना बड़ा मुश्किल है। ये जो अस्पताल हैं जिनको आयुष्मान के कार्ड, जिनके पास आयुष्मान का में जो रजिस्टर्ड एम्पेनल्ड हैं, उन सभी को रिक्वेस्ट किया गया है और मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप कोरोना का इलाज प्रारंभ करेंगे तो जो गरीब लोग हैं जो कि आयुष्मान के पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ मिल पाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया आप भी कोविड का इलाज करना प्रारंभ करें जिससे ज़्यादा लोगों को लाभ मिल पाए। मनरेगा के मजदूर अभी चालू हो गया काम, और हम देख रहे हैं कि इस बार पहले पिछला जो कोरोना था वो शहरी क्षेत्र में ही था और गांव में प्रवेश नहीं कर पाया था, मगर इस बार कोरोना गांव में ज़्यादा देखा जा रहा है और मनरेगा का काम भी शुरू हो गया है। तो इससे क्या कोरोना, देखिए आजीविका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि लॉकडाउन लगा करके हम लोग बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते। लोगों को कुछ ना कुछ रोज़गार की व्यवस्था करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ग्राम जहाँ पर कि बालाघाट जिले में कुल 1200 ग्राम हैं और लगभग 689 ग्राम पंचायतें हैं, तो इनमें से आप मान के चलें कि सिर्फ और सिर्फ 350 गांव ऐसे हैं जिनमें कि कोरोना के केसेस डिटेक्ट हुए हैं। बाकी सारे गांव फ्री हैं और जिन गांव में केसेस हैं उनमें कई सारे गांव में कम केसेस हैं। तो इस आधार पर कि मनरेगा कार्य को रोका जाना उचित नहीं है, लोगों को रोजगार मिल पाए। बस कोशिश ये की जाती है कि जहाँ पे कार्य चल रहा है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लोग मास्क का उपयोग करें और यदि कोई बीमार होता है तो तुरंत उसको अलग करके काम को बंद करवा दिया जाता है। जब उसको ठीक होने के उपरांत और एक निश्चित समय सीमा होने के बाद ही कार्य नया प्रारंभ किया जाएगा। इस प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है और ये अत्यंत आवश्यक है कि लोगों को रोजगार मिले। इसी कारण से मनरेगा कार्यों को जारी रखना आवश्यक है। ये आप मानते हैं जिले में डॉक्टरों की और या स्टाफ की, नर्सों की आदि की बहुत कमी है, तो इस कमी को आप कोरोना तो बढ़ते जा रहा है और आप जगह जगह सेंटर्स भी खोलते जा रहे हैं, मगर बिना डॉक्टर के आप मरीज तो भर्ती करा देंगे मगर उनको देखने वाला, दवाई देने वाला, चिकित्सकों की कमी जिले में ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश में और सभी जगह पर है। लेकिन शासन ने अनुमति अभी दी है तो उस पर हम लोग आयुष के डॉक्टर्स जो हैं उनको भी अवसर दे रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की भी नई भर्ती की छूट मिली हुई है। तो इस प्रकार से आयुष डॉक्टर्स जो कि BAMS हैं, BHMS हैं, उनको साथ में लेकर के और हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ जो कि सरकारी सिस्टम व्यवस्था में नहीं है लेकिन उनके पास नर्सिंग की डिग्री है, ऐसे लोगों को लेकर के कोविड केयर सेंटर्स का और कोविड हेल्थ सेंटर्स का संचालन किया जा रहा है। आयुष चिकित्सक कुछ तो काम कर रहे थे पहले से आपके पास, जिनको नहीं हटाया गया था, कुछ तो थे, कुछ को आपने हटा दिया। तो आयुष चिकित्सकों का विश्वास प्रशासन शासन से खत्म हो गया क्योंकि उनको जो पिछले बार उन्होंने काम किया था और काम निकलते ही शासन ने निकाल दिया और शायद उनकी तनख्वाह देने में भी काफ़ी दिक्कत गई है। दिक्कत नहीं आया, शासन के निर्देश के अनुसार कार्य किया जाता है। क्योंकि शासन ने पहले पोस्ट ज़्यादा दी थी, बाद में जब कोविड के संक्रमण थोड़ा कम हुआ तो पोस्ट कम कर दी थी और जब पुनः संक्रमण बढ़ रहा है तो शासन ने पुनः नियुक्ति का और जो पहले थे उनके अलावा भी अन्य नियुक्तियों का अधिकार प्रदान किया हुआ और उसके आधार पर नियुक्तियाँ की जा रही हैं। अभी हॉस्पिटल्स या जो आपके जितने सेंटर्स बने हैं इनमें डॉक्टरों की कमी देखी जा रही है, तो इसको अब कैसा? डॉक्टर्स की कमी अब बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स हैं। पेरीफेरी के डॉक्टर्स जो जिला अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, बॉन्ड वाले MBBS डॉक्टर्स हैं। अभी हमारे पास पूरे समय एक MBBS डॉक्टर और मतलब राउंड द क्लॉक एक MBBS डॉक्टर और 2 आयुष के डॉक्टर हर एक प्रत्येक सेंटर पर कार्य करते हैं और साथ ही साथ ICU और अलग अलग वार्ड वाइड चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है जिससे कि मरीजों को सुविधा ना हो। अभी बीच में हाल ही में कुछ दिन पहले आपने छोटे कर्मचारियों पे प्रशासन ने कार्रवाई किया था, निलंबन का या जो भी, उसमें लोगों का कहना है कि आप छोटे कर्मचारियों को तो कार्रवाई कर देते हैं किंतु बड़े लोग जो लापरवाही करते हैं, बड़े अधिकारी जो लापरवाही करते हैं, बड़े डॉक्टर जो लापरवाही करते हैं
और अस्पताल में जो समय देना चाहिए वो निजी क्लिनिक में देते हैं, अस्पताल में समय नहीं देते, उन पे आप कार्रवाई नहीं करते? ये जो सामान्य दिनों की बात है वो अलग है। इस समय जो भी कार्य नहीं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और निरंतर ऐसा नहीं है क्योंकि अभी कार्रवाई के अधिकार मेरे पास हैं। बाकी समय क्या होता है कि विभागीय तौर पर कार्रवाई होती है, तो समय समय पर जब भी कोई अनियमितता पाई जाती है तो उनके विभागीय अधिकारियों को लिखा जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई भी करवाई जाती है। अभी शासन का एक आदेश आया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर हर ग्राम पंचायत 10 से 15 बेड क्वारंटाइन के लिए तैयार करें, तो अपने ज़िले में ऐसी क्या तैयारी है? ग्राम पंचायतों में तैयारी की गई है और क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन पिछली बार के क्वारंटीन सेंटर इस बार के क्वारंटीन सेंटर में डिफरेंस ये है कि पिछली बार संक्रमण उतना ज़्यादा नहीं था, तो इस बार क्वारंटीन तो इसलिए जो भी आता था उसको हम लोग क्वारंटीन रखते थे कि संभावना कम थी। इस बार चूंकि पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा है तो क्वारंटीन रखना इसलिए हानिकारक हो सकता है कि लोग आएँ और पता चला एक कोई पॉजिटिव हुआ, उसके साथ में बाकी 10 लोग जो रह रहे हैं वो और उससे संक्रमित हो सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने घर पर रहें और घर पर रह करके जो हमारे RBSK के डॉक्टर्स हैं, जो खंड चिकित्सक हैं, उनसे चिकित्सकीय सलाह लें और अपना मेडिकेशन प्राप्त। अभी एक दवाई किट प्रदेश शासन ने एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया और पूरे मतलब ग्रामीण स्तर पे उसको वितरित करना है। हाँ। उसका देखिए वो जो एक दवाइयों का फॉर्मेट है जो राज्य शासन ने दिया है, जो पॉजिटिव मरीजों के लिए और संदिग्ध मरीजों के लिए देने का शासन से निर्देश है जो हम उपलब्ध करवा रहे हैं। मैंने अपने स्तर पर सभी मेडिकल जो एसोसिएशन है उनसे अनुरोध किया है और सभी मेडिकल स्टोर से अनुरोध किया है कि वह वो किट बना के रखें, और सभी जो आमजन है उन सभी से मेरा अनुरोध ये है, जो सभी चिकित्सक जो गाँव में सेवाएँ दे रहे हैं उन सभी से अनुरोध ये है कि जैसे ही किसी को सर्दी खांसी बुखार का लक्षण दिखाई पड़ता है तो सामान्य ना समझ करके उसे कोविड समझें और कोविड समझ करके उसका इलाज प्रारंभ करें। और इस कोविड जो किट हमारी है उसका उपयोग देंगे तो हम लोगों को सही समय पर ठीक कर पाएंगे। जिला चिकित्सालय में CT स्कैन अभी तक चालू नहीं हो पाई है। ये बिल्कुल आपका प्रश्न है। मुझे लगता है कि अगले 15 दिन में वो CT स्कैन मशीन शुरू हो जाएगी। आज या जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार आज या कल तक मशीन जिले में पहुंच जानी चाहिए। कुछ ब्लड टेस्ट भी नहीं हो पाते हैं, जैसे D-डाइमर वगैरह जो आवश्यक है? D-डाइमर और सारे टेस्ट जिला चिकित्सालय में हो रहे हैं, अभी सारे जो टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही आपसे कल लांजी में जो परसों घटना घटी है, CMO द्वारा जो एक मरीज के साथ परिवार के साथ मारपीट की गई है, उसमें आपने लांजी CMO को तो हटा दिया है, मगर वहाँ पे तहसीलदार भी खड़े थे, पुलिस भी खड़ी थी, तो इन लोगों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तो क्या वो उनकी जवाबदारी कुछ नहीं बनती? देखिए जिसने कार्रवाई करी उनको वहाँ से हटा दिया गया है और जो अन्य लोग थे उनसे भी उनको डायरेक्टली तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन हाँ ये बात सही है कि जो हुआ वह गलत था और ये समस्त प्रशासन के लिए सोच का विषय है। क्योंकि हमारे कर्मचारी भी अत्यधिक काम कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा अवसाद में हैं, थोड़े परेशानी में हैं, लेकिन मेरा अनुरोध सभी से ये रहेगा कि जो व्यक्ति परेशान है वो हमसे कहीं ज़्यादा परेशान है, तो मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए अपना संयम कृपया ना खोएं और लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करें। अभी जो ऑक्सीजन के जो चोरी हुए थे इंस्ट्रूमेंट हॉस्पिटल से 20-30 जितने, उसमें छोटे जो वार्ड बॉय थे, दैनिक थे या ठेकेदार के वार्ड बॉय थे, उन पे तो कार्रवाई हो गई, मगर जो मेन है जो आखिर कहीं स्टोर रहता होगा, स्टोर कीपर रहता होगा। बेसिकली ये चोरी का मामला नहीं था। एक दिन जब ऑडिट करवाया गया तो जिला अस्पताल के जो वो मिसिंग थे। अब मिसिंग वो कब से मिसिंग है ये पता नहीं चला, वो चोरी का इंसिडेंट नहीं है और उसमें पता नहीं ये कब गायब हुए हैं, कहाँ गए हैं, उनका निरंतर जांच चल रही है। अभी तक ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक कुछ 1 या 2 सिलेंडर ही प्राप्त हो पाए हैं, लेकिन निरंतर पुलिस और अस्पताल का प्रशासन और हमारा राजस्व विभाग से तहसीलदार उसकी जांच कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही परिणाम उसमें मिलेंगे। ऐसा तो नहीं मामले को दबाने? नहीं, बिल्कुल ऐसा मामले को दबाने का, अगर मामला दबाना होता तो फिर मामले को उजागर क्यों किया जाता? मामले को उजागर इसलिए किया गया है कि दबाना नहीं है। नहीं, मामला तो प्रशासन ने उजागर नहीं किया, मामला तो मीडिया ने उजागर किया। नहीं, मीडिया ने बिल्कुल उजागर नहीं किया कि ये ऑडिट मैंने ही करवाई थी,
जिला प्रशासन ने उसका ऑडिट करवाया तो जिला प्रशासन ने ही बताया है कि ये सिलेंडर्स निकले। इसके पहले भी कूलर चोरी हुए थे जो आज तक नहीं पकड़ा, आज तक पता नहीं चला। यानी 12 नग कूलर चोरी हो जा रहा, मतलब हॉस्पिटल से, मतलब यानी इसका मतलब कीमती मतलब बड़े बड़े सामान चोरी हो रहे हैं। ये बागरेचा जी, इस समय हम लोग, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ अव्यवस्थाएं थी, हमने धीमे धीमे प्रयास। मैं ये बात नहीं करना चाहता था, मैं तो सिर्फ कोविड पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन अभी हम लोग कोविड की बात करें ज़्यादा नहीं, मैं ये बात करना नहीं चाहता क्योंकि वो ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी का हो, इसलिए उसको कूलर से जोड़ा। बिल्कुल सही है, लेकिन इस पर भी कार्रवाई हम लोग करेंगे थोड़ा सा फ्री। ये कोविड से जब हम लोग निजात पा जाएंगे तो उसके बाद अन्य चीज़ों पे भी हम लोग। दूसरा मैं चाह रहा था, कोविड पे हम आम जनता को क्या समझाइश दे सकते हैं, और दूसरा आपका लॉकडाउन भी 7 तारीख तक के आपने बढ़ा दिया है, और आगे भी ऐसी उम्मीद लगती है कि हो सकता है कि आप बढ़ाना पड़े क्योंकि कंट्रोल तो हो नहीं रहा है। तो इस संबंध में आप जनता, मेरा ये मानना है सर कि कोविड, मेरा मानना है क्योंकि मैं भी काफ़ी इन्फेक्शन में जाके इलाज करा के आया हूँ, और मैंने अभी देखा हूँ, अभी ये मैं उदाहरण भी देता हूँ कि ये कुमार फर्नीचर वाले, इनका जो था, जो इन्फेक्शन था वो पूरा 100% था, मतलब यानी 25 का, मतलब 22 से स्कोर ज़्यादा था, उसके वेंटिलेटर पे भी थे, वो ठीक होके आ गए घर पे। तो मेरा ये मानना है कि मतलब कोरोना ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें आदमी जो जितना डर है उतना डर होना नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी ठीक हो सकता है बशर्ते एक तो जो व्यक्ति जिसको ये बीमारी हो रही है वो लापरवाही ना बरते, दूसरा उसको सही इलाज मिल जाए, सही डॉक्टर मिल जाए, सही अस्पताल मिल जाए। तो मेरा निश्चित मानना है उसको ये, जैसे एक तो ये ऑक्सीजन मिल जाए, दूसरा वो जो होती है दवाई दूसरी क्या बोलते हैं डेक्सोना वगैरह इंजेक्शन देते हैं, वो ये यदि मिल जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी राहत मिल सकती है मरीजों को, जो मरने का आंकड़ा है वो कम हो सकता है। और रेमडेसिविर के बारे में तो मेरा ये मानना है कि रेमडेसिविर तो एक होड़ लग गई है बाज़ार में लगाने की, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी लगाया जा रहा है। ये खेल बहुत गंदा चल रहा है। ये डॉक्टर साहब बागरेचा जी, आपने बड़ी अच्छी बात जो कही इससे पहले, वो ये थी कि कोरोना में डरने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन डरना आवश्यक इसलिए है कि उसको गंभीरता से लेना जरूरी है। गंभीरता से लेने का प्रश्न सिर्फ ये है कि जैसे ही आपको कुछ भी से लक्षण दिखाई देते हैं तो बगैर घबराए, बगैर सोचे समझे आप ये मान लीजिए कि वो कोविड के ही लक्षण हैं, और जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ दवाई का है उसका उपयोग, उसका सेवन करना आप प्रारंभ कर दें। जैसे ही आप लोग प्रारंभ करेंगे आपको राहत उससे मिल जाएगी। तो जितना कुल मिलाकर जितना जल्दी हम लोग इलाज शुरू कर पाएंगे उतना जल्दी ठीक इस बीमारी से हो सकते हैं। RAT का टेस्ट का इंतज़ार करना, RT-PCR टेस्ट का इंतज़ार करना, उसके बाद करना, इस कारण से मरीजों की तबीयत बिगड़ जाती है, केस सीरियस हो जाते हैं। कई सारे केसेस में ये देखने में आ रहा है कि लोग अपने घरों में काफ़ी दिनों तक इंतजार करते हैं, सुधरने का इंतजार करते हैं, उसके बाद आते हैं। कई सारे केसेस में गाँव में टाइफाइड का इलाज करवाते रहे लोग और परेशानी हुई। मेरा अपील, मेरा अनुरोध आप सभी से ये है कि जैसे ही आप लोग को लक्षण दिखाई दें उससे घबराएं ना, लेकिन उसको गंभीरता से लें। सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करें, और आइसोलेट करने के उपरांत अपना टेस्ट कराने से पहले आप मान लीजिए कि आप कोविड पॉजिटिव हैं और उसको इलाज लेना आप प्रारंभ कर दें। उसके बाद आप टेस्ट करवाइए। मतलब मेरा बस अनुरोध सिर्फ इतना सा है कि टेस्ट के लिए आप वेट ना करें, कि टेस्ट के इंतजार में क्या 2-3 दिन खराब होते हैं जब तक आप जाते हैं, कई बार टेस्ट नहीं हो पाता है, कई समस्या होती है, कई बार परिणाम आने में देर हो जाती है। तो आप मान के इलाज करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि आपको ये हो सकता है कि दवाइयों के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हों, लेकिन उसको लेट इलाज करने के नुकसान ज़्यादा है। तो आप जैसे ही जल्दी इलाज प्रारंभ करेंगे तो रिकवरी में आसानी होगी, और हम लोग ऑक्सीजन वाली स्टेज से और उससे पहले ही हमारा मरीज ठीक हो जाएगा और अपने बाकी लोगों को भी वो संक्रमण से बचा पाएगा। तो आइसोलेशन और अर्ली मेडिकेशन ये सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा अपील सभी से, मेरा अनुरोध सभी से ये है कि इसको जितना जल्दी प्रारंभ करेंगे उतना सभी के लिए उचित होगा। तो कृपया आप ठीक करें। प्रयास, शासन प्रशासन सदैव प्रयासरत है, सदैव कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हॉस्पिटल बेड्स की संख्या बढ़ाएं, सुविधाएं बढ़ाएं। प्राइवेट सेक्टर भी अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है, ऑक्सीजन का मात्रा भी बढ़ाएं, दवाइयाँ भी बढ़ाएं, लेकिन जितना जल्दी हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे उतना उचित होगा। मेरा सभी से यही अपील है, सभी से यही अनुरोध है कि लक्षणों को छुपाएं ना, लक्षणों को इलाज करना प्रारंभ करें। जैसे ही हम लोग ये कर पाएंगे, दूसरा शासन प्रशासन का सहयोग कंटेनमेंट जोन में, और जो सारी जो शासन की प्रतिक्रिया, जो शासन की गतिविधियां चल रही हैं उनमें सहयोग करें। कुछ दिनों के लिए घर पे ही रहें,
किसी शादी का, विवाह का आयोजन ना करें, रिश्तेदारियों में ना जाएं। जब हम लॉकडाउन में रहते हैं तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि आप अपने घरों के, अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ भी ना बैठें। कुछ दिन के लिए बात है, बस 15 से 20 दिन, 1 महीने यदि हम लोगों ने इन सब चीज़ों का पालन किया, इस आचरण का पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, मास्क लगाया, तो हम लोग संक्रमण की चैन को तोड़ पाएंगे। और जैसे संक्रमण की चैन तोड़ेगी, केसेस जैसे कम आएंगे, तो हम लोग ज़्यादा अच्छा इलाज उपलब्ध करवा पाएंगे और हम लोग सभी ज़िले को, अपने आप को और मध्य प्रदेश को और देश को हम लोग बचा पाएंगे। इसी अपील के साथ मैं सभी से विदा चाहूँगा। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे दीपक आर्य जिला कलेक्टर से कोरोना को लेकर चर्चा, और काफ़ी कुछ जानकारी जो व्यवस्था चल रही है ज़िले में, उसके बारे में आपने काफ़ी कुछ बताया। मेरा भी जनता से आग्रह है कि कोरोना को लेकर आप घबराएं नहीं। कोरोना से आप बिल्कुल, यदि किसी को कोरोना आता है तो निश्चित ही वो ठीक स्वस्थ हो सकता है, बशर्ते आप अपना व्हील पावर बनाए रखें, आप अपना इम्यूनिटी पावर बनाए रखें और दूरी, मास्क पहने, दूरी बनाएं और बिना आवश्यक घर से ना निकले, इन सब चीज़ों का पालन करें। धन्यवाद।